हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है कार्नेटिक वार अर्थात कर्नाटक का युद्ध। और उसी कार्नेटिक वार पर चर्चा करूंगा। और एक बात और ध्यान दे लें आप लोग, जो आज का कर्नाटक है पश्चिमी तट पर, उस समय वह कर्नाटक 18वीं सदी का कर्नाटक वह पूर्वी ओर की था, पूर्वी तट की तरफ था, अर्थात वो कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की साइड में था। और उसकी एरिया आप समझ लें, पहले आप ध्यान से समझ लें कि जो कोरोमंडल तट या कोस्ट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु यह सब उसके लगा हुआ इस साइड में था, पूरब की ओर, ना कि पश्चिम की ओर। पहले आप इसको समझ लें तो इससे जो है आपके माइंड में बिल्कुल ही फिट बैठ जाएगा। और उस समय कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी। उस समय कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी। और जो ये कर्नाटक युद्ध हुआ, कार्नेटिक वार हुआ, यह दो यूरोपीय कंपनियों के बीच में हुआ था। पहला था ब्रिटिश कंपनी EIC और दूसरी साइड में थी फ्रेंच कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी। यह जब वार होता है तो उस समय अर्थात 18वीं सदी में, उस समय यूरोप में ये दोनों देश बहुत ही मजबूत थे और प्रतिस्पर्धी थे। और उन्हीं जो लड़ाइयाँ भारत में ये फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच हुआ, इन कंपनियों के बीच, यह युद्ध भारत से नहीं छिड़ा था, यह युद्ध यूरोप से छिड़ा था। जब जब यूरोप में इन दोनों देशों के बीच टक्कर होती थी, संघर्ष होता था, तो वहाँ से वही कारण यहाँ भारत में बनते थे और यह कंपनियाँ यहाँ पर लड़ने लगती थीं। यह कंपनियाँ यहाँ पर लड़ने लगती थी। 16वीं सदी अर्थात 1600 में EIC और जो फ्रेंच कंपनी आई थी वह 1664 में आई थी। लेकिन भारत में अगर राजनीतिक प्रभुसत्ता या राजनीतिक पावर सबसे पहले अगर किसी ने स्थापित करना चाहा तो वह था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, जिसके मन में यह बात आई कि हमको जो है भारत में व्यापार के साथ हमको यहाँ पर राजनीतिक पावर इकट्ठी करनी है और राजनीतिक शक्ति अपने अंदर समाहित करनी है, भारत में राज्य करना है। जबकि यह बात जो है EIC के मन में नहीं आया था सबसे पहले, और दोनों जो है व्यापार करने की दृष्टि से भारत में आई थी। और जब यह कंपनी आई थी उस समय भारत में मुगल पीरियड चल रहा था, अर्थात मुगलों का शासन था। और जब मुगलों का शासन था और उसी के बाद उत्तरवर्ती मुगल काल जब प्रारंभ होता है, जब छोटे छोटे प्रांत बनने लगते हैं, और तभी ये कंपनियां आई थी। और उसमें एक बात और ध्यान दे लें आप लोग, मद्रास में EIC का हेडक्वार्टर था, जो बाद में बंगाल में उसका हेडक्वार्टर बनता है। और पुदुचेरी अर्थात पांडिचेरी में जो है वह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था। दोनों बिल्कुल आसपास ही थे। और इसीलिए जब आसपास थे और यूरोप से जब कारण बनते थे तो यहाँ पर जो है उनसे टक्कर होने लगती थी
युद्ध होने लगता था। आप लोग इसको बिल्कुल कहानी के रूप में सुने, समझें और देखें, आप लोगों को बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा और फिर जो है एग्ज़ाम में आप लोग बहुत अच्छे ढंग से कर सकेंगे। तो यह युद्ध जो है 1746 से शुरू होता है। कर्नाटक युद्ध जो है, इसमें 3 युद्ध हुए थे। कार्नेटिक वार, इसमें 3 युद्ध हुए थे और पहला युद्ध जो है वह शुरू हुआ था 1746 से और तीसरा युद्ध जो है वह समाप्त होता है 1763 में। 1763 में समाप्त होता है। और जब प्रथम युद्ध होता है, फर्स्ट कार्नेटिक वार होता है, तब उसमें फिर एक जो है संधि होती है, ट्रीटी अर्थात समझौता होता है। फिर द्वितीय उस कार्नेटिक वार, उसमें भी जो है संधि होती है। फिर तीसरा कार्नेटिक वार और उसमें भी संधि होती है। तो पहला जो है जो संधि हुई थी वह हुई थी एक्स-ला-सैपेल। इसके कारण आपका जो है पहला कार्नेटिक वार समाप्त हुआ था। दूसरा जो है पांडिचेरी की संधि हुई थी, ट्रीटी, तब जो है दूसरा कार्नेटिक वार समाप्त हुआ था। और तीसरा जब कार्नेटिक वार शुरू हुआ, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, इसको एक नाम इतिहास में और दिया गया है, तब वह समाप्त हुआ था पेरिस संधि के बाद। अब जो है शुरू करते हैं, इसको आप ध्यान से आप लोग सुने। तो पहला जो कार्नेटिक वार हुआ है वह हुआ है 1746 से 1748 के बीच। और इसका जो है जो मेन फैक्टर था, मेन काज जो था, वह था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के। ऑस्ट्रिया जो देश था उसके उत्तराधिकार को लेकर के फ्रेंच और ब्रिटेन, फ्रांस और ब्रिटेन में जो है वहाँ पर संघर्ष होता है यूरोप के अंदर। और वही जो है उन लोगों की टकराहट जो है, जो तलखी थी, वही भारत में भी बनती है। ये तो बात हुई तलखी की, लेकिन इसमें जो तात्कालिक कारण था वह था EIC का एक अधिकारी था, उसको एक कमांडर जो था उसका नाम था बार्नौट, उसका नाम था बार्नौट। और वह कमांडर जो था या वो अधिकारी जो था, उसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अर्थात फ्रांसीसी कंपनी के 2 जलपोतों को पकड़ लिया था। 2 जलपोतों को अर्थात 2 पानी वाले जहाज़ों को उसने पकड़ लिया था। यह जो है यह उसका तात्कालिक कारण था, यह तात्कालिक कारण था। और जब यह इन 2 जहाज़ों को बार्नौट नामक अधिकारी ने, जो EIC का अधिकारी था, उसने पकड़ लिया, तब क्या हुआ, तब जो है उस समय जो फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था उसका नाम था डुप्ले। और डुप्ले जो है वो कर्नाटक का जो नवाब था, कर्नाटक का नवाब, और उस समय कर्नाटक का नवाब जो था उसका नाम था अनवरुद्दीन, उसका नाम था अनवरुद्दीन। अब थोड़ा सा इसके हिस्ट्री आप जान लें। जो मुगल पीरियड में उस समय दक्कन एक प्रांत था, उस समय दक्कन एक प्रांत था। और जब हैदराबाद की स्थापना निज़ाम उल मुल्क अर्थात उसका नाम था, वास्तविक नाम था चिनकिलिच खां, चिनकिलिच खां जो था वह स्वतंत्र रूप से हैदराबाद रियासत अर्थात हैदराबाद स्टेट की स्थापना करता है। और जब जो दक्कन का सूबेदार होता था
तो वह उसी के पास कर्नाटक राज्य का भी जो उसका शासन था वह भी वही देखता था। कौन? वही जो है निजाम उल मुल्क। और बाद में जो है कर्नाटक राज्य का जो उप सूबेदार वो बना, उसका नाम था सआदत उल्ला खां। उसका नाम था सआदत उल्ला खां। वही जो है कर्नाटक राज्य का सूबेदार बना था। एक बात थोड़ा सा और आप लोग ध्यान दें लें, जो सआदत उल्ला खां कर्नाटक और अवध का, उसका नाम था सआदत खां। इसको भी आप लोग ध्यान से सुन लेंगे। अब जब कर्नाटक का जो शासक था, नवाब था अनवरुद्दीन, उसी के पास जो है जो डुप्ले था फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर, वह जो है वो जाता है अनवरुद्दीन से, और उस अनवरुद्दीन जो सम्राट था, एक तरीके से नवाब, कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, उसके पास गया और कहा कि अगर आप जो है मुझे सहायता दें तो मैं जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात जो अंग्रेज हैं, EIC है, इसको भगा दें। इसको जो है भारत से अर्थात भारत का मद्रास से इनको हम खदेड़ दें। लेकिन इसमें जो है अनवरुद्दीन ने, कर्नाटक का जो नवाब था, उसने इसमें रुचि नहीं ली। इसमें उसने रुचि नहीं ली। और जब उसने रुचि नहीं ली तब जो है डुप्ले वह सहायता मांगता है मॉरिशस से। वह सहायता मांगता है मॉरिशस से। अब मॉरिशस से क्यों सहायता मांगता है? वह इसलिए मांगता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मॉरिशस भी उपनिवेश था, और मॉरिशस जो है वह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश था। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश था, उसका नाम था मॉरिशस। और मॉरिशस में जो गवर्नर था फ्रेंच कंपनी का, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका नाम था ला बोर्डोने। उसका नाम था ला बोर्डोने। उससे जो है, ला बोर्डोने से जो है वो सहायता मांगता है डुप्ले। तो डुप्ले के कहने से जो है वह आता है और आ करके मद्रास को जो है चारों तरफ से घेर लेता है, और EIC अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी भाग खड़ी होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भाग खड़ी होती है। और जब वह आता है ला बोर्डोने जो है मद्रास में, तो उस समय EIC का जो अधिकारी था पेटन, उस EIC के अधिकारी का नाम था पेटन, और EIC कंपनी भाग खड़ी हुई। अर्थात वो एक तरीके से ये माना जाए कि चारों तरफ से उसने जब घेर लिया मद्रास को, और जब घेर लिया पेटन जो है भाग खड़ा हुआ, तब जो ला बोर्डोने था उसने जो है EIC से मांग किया, और EIC से उसने मांग किया 4 लाख पाउंड की। उसने एक सौदा किया और कहा कि अगर 4 लाख पाउंड जो है EIC मुझे दे दे तो मैं मद्रास जो है, मद्रास फिर से EIC को दे दूंगा। जब उसने ऐसा कहा तो ईस्ट इंडिया कंपनी EIC मान गई, और उसने 4 लाख पाउंड जो है वो ला बोर्डोने को दे दिया। जब 4 लाख पाउंड ला बोर्डोने को दे दिया तो वह वापस मॉरिशस चला गया। जब वह वापस मॉरिशस चला गया तब डुप्ले को यह बात बुरी लगी। डुप्ले को यह बात बुरी लगी, और डुप्ले जो है
अपनी सेना के साथ जो है फिर मद्रास पर अटैक करता है और मद्रास पर जो है कब्जा कर लेता है। जब मद्रास पर कब्जा कर लेता है तो उस समय EIC का गवर्नर जो था वह था रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव EIC में क्लर्क से गवर्नर बना था, और वह जो है जाता है कर्नाटक का जो नवाब अनवरुद्दीन के पास जाता है। जब अनवरुद्दीन के पास जाता है तब इसमें जो है अनवरुद्दीन के पास जाता है, लेकिन उसको समाधान इसमें नहीं मिलता है, और तब जो है यह एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम था सेंट टोमे का युद्ध। उस युद्ध का नाम है सेंट टोमे का युद्ध। इसको आप लोग ध्यान से सुने, कंपटीशन में पूछा गया है सेंट टोमे का युद्ध, और यह युद्ध हुआ था 1748 में। यह युद्ध हुआ था 1748 में, और कर्नाटक वर्सेस फ्रेंच कंपनी, कर्नाटक वर्सेस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और जब यह युद्ध होता है तो उस समय जो अनवरुद्दीन नवाब था वह युद्ध में भाग लेने नहीं गया, बल्कि उसका एक सेनापति था, उसका नाम था महफूज खां। महफूज खां जो है वो जाता है 10,000 सैनिक लेकर के। अब यहाँ आप लोग देखें, वो 10,000 सैनिक लेकर के जाता है, और वहीं जो डुप्ले था, डुप्ले भी युद्ध में भाग नहीं लिया। उसका जो कमांडर था उसका नाम था पैराडाइज, और पैराडाइज जो है वह जाता है, और उसके पास 230 फ्रांसीसी सैनिक थे। बाकी जो है 700 सैनिक वो जो थे वो भारतीय सैनिक थे, वो भारतीय सैनिक थे। इतिहास में यह पहली बार, आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी विदेशी कंपनी ने भारतीय सैनिकों को लेकर के युद्ध किया, और वह युद्ध में विजयी हुई, क्योंकि भारतीय सैनिक वह बहुत वफादार होते हैं, और जिस तरफ से लड़ते हैं तन मन धन से लड़ते हैं, और उसमें कंपनी वह सेना जीतती है। अब ये मान लीजिए कि ये 930 टोटल सैनिक 930, जिसमें 700 जो है वो भारतीय है। बिल्कुल ध्यान दें आप लोग। और इसमें हुआ क्या, इसमें जो है 930 सैनिकों ने महफूज खान की 10,000 सेना को पराजित कर दिया, युद्ध से मार भगाया, और उसमें अनवरुद्दीन की हार हुई। उसमें अनवरुद्दीन की हार हुई, और अनवरुद्दीन की हार होती है, और उसी जो फ्रेंच कंपनी का गवर्नर था डुप्ले, वह जो है उभरती हुई शक्ति के रूप में उपजा, खड़ा हुआ। अर्थात वह एक कुशल सेना नायक या एक उभरती हुई ताकत के रूप में जो है वो भारत में खड़ा होता है। और उसका ये मान लीजिए कि वह जो है एक पावर के रूप में उभरता है। जब वह एक पावर के रूप में, मजबूत शक्ति के रूप में उभरा था, तब क्या हुआ, तब जो है जब यह युद्ध हो जाता है, और इसमें जो है जब कर्नाटक का नवाब हार जाता है, और उसके साथ ये मान लीजिए कि EIC भी लगी हुई थी, EIC भी। तो इस युद्ध से क्या हुआ, यह इस युद्ध से हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भी हार हो गई। जब यह हार हुई तब जो है एक संधि होती है, और उस संधि का नाम था
एक्स-ला-शैपल की संधि, एक्स-ला-शैपल की संधि। और इस संधि के तहत जो है, इस संधि के तहत जो है, और ये मान लीजिए कि जो भी युद्ध हो रहा है वह यूरोप से, वहाँ फ्रांस और ब्रिटेन के टक्कर से भी भारत में युद्ध होता है। और उसी के कारण जो है जो संधि हुई तो उसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास फ्रांसीसियों ने लौटा दिया। इस युद्ध जो संधि हुई इससे फ्रांसीसी कंपनी ने EIC को मद्रास वापस कर दिया। और क्या हुआ? और हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात EIC, इसका मतलब ब्रिटेन, EIC ने जो है वह अमेरिका में लुई वर्ग जो है वह फ्रांस को लौटा दिया। अब आप समझें कि युद्ध हो रहा है भारत में और क्षेत्र लौटाया जा रहा है अमेरिका में। अर्थात उस समय फ्रांसीसी और ब्रिटेन दोनों जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अमेरिका में भी संघर्ष उपनिवेश स्थापित किए हुए थे। इसीलिए EIC ईस्ट इंडिया कंपनी ने लुई वर्ग शहर को फ्रांस को वापस कर दिया। फिर जो है जब ये वापस कर देते हैं तो युद्ध समाप्त हो जाता है। ये है आपका एक्स-ला-शैपल की संधि, एक्स-ला-शैपल ट्रीटी। अब दूसरा युद्ध शुरू होता है, वह है कर्नाटक का युद्ध, सेकेंड कार्नेटिक वार। अब सेकेंड कार्नेटिक वार क्यों शुरू हुआ, इसमें भी हम लोग थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जाने तब जो है आप इसको समझ पाएंगे। तो इसको आप देखेंगे कि जो हैदराबाद रियासत थी जिसको स्थापित किया था निज़ाम उल मुल्क अर्थात चिन किलिच खां, उसका पुत्र जब उसकी मृत्यु हो गई चिन किलिच खां की, तब जो है उसका बेटा था नासिर जंग। आप ये ध्यान दें लें कि चिन किलिच खां के 6 पुत्र थे और उसका एक पुत्र था, उसका नाम था नासिर जंग, और उसका एक पोता था, उसका नाम था मुजफ्फर जंग। और दोनों में सत्ता के लिए, सिंहासन के लिए लड़ाई होती है, संघर्ष होता है। और जब संघर्ष होता है तब एक पक्ष कहीं न कहीं कंपनियों से सहायता मांगेगा। अब यहाँ आप एक और देख लें, जो कर्नाटक राज्य था, कर्नाटक राज्य जिसका जो वहाँ पर शासन कर रहा था उसका नाम था अनवरुद्दीन नवाब। और उसी समय अनवरुद्दीन का एक आपसी रिश्तेदार ही था, उसका नाम था चांदा साहब। और चांदा साहब को मराठों ने कैद कर लिया था। लेकिन 1748 में जो है मराठों ने चांदा साहब को छोड़ दिया। और जब चांदा साहब को छोड़ दिया तो चांदा साहब आए और अनवरुद्दीन से जो है सत्ता के लिए, गद्दी के लिए लड़ने लगे। जब लड़ने लगते हैं तब डुप्ले जो था वह बहुत ही माहिर आदमी था, कुशल कूटनीतिज्ञ था, और वह भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करना चाहता था। इसीलिए उसने मुजफ्फर जंग, जो कि
चिनकिलिच खां का पोता था। उसने चिनकिलिच खां ने मुजफ्फर जंग को जो है अपना सह दिया, उसने अपना सहयोग दिया। किसको दिया? मुजफ्फर जंग को, कि मैं जो है आपको सत्ता दिलवाऊंगा हैदराबाद की। उधर वो मुजफ्फर जंग को देता है सहयोग, और इधर जो है वो सहयोग देता है चांदा साहब को। इधर ये सहयोग देता है चांदा साहब को। आपका जो हैदराबाद में देता है मुजफ्फर जंग को, और कर्नाटक में देता है चांदा साहब को। ये हुआ। अब उसने चांदा साहब को क्यों दिया? क्योंकि अनवरुद्दीन से जब डुप्ले सहायता मांगने गया था तो अनवरुद्दीन ने डुप्ले की सहायता नहीं की, बल्कि EIC की सहायता उसने किया था। इसीलिए जो है डुप्ले ने चांदा साहब की सहायता की। और EIC ने किसका सपोर्ट किया? EIC ने सपोर्ट किया अनवरुद्दीन का, और इधर सपोर्ट किया नासिर जंग का। इधर जो है उसने सपोर्ट किया किसका? नासिर जंग का, EIC ने। ध्यान से सुने आप लोग, EIC ने सहयोग किया नासिर जंग का, और उधर किया अनवरुद्दीन का। अब इसी में जो है यह कर्नाटक का जो युद्ध चल रहा था, यह युद्ध 1749 से 1754 के बीच चला था। 1749 से 1754 के बीच। और इसी में एक युद्ध होता है दोनों कंपनियों के बीच, उसका नाम था अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध। और अंबर का युद्ध हुआ था 1750 में। यह युद्ध हुआ था 1750 में। और इस युद्ध में अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब था वह मारा गया। जो कर्नाटक का नवाब था वह मारा गया। और जब वह मारा गया तब जो है चांदा साहब जो है वो नवाब बनते हैं। चांदा साहब जो है वो नवाब बनते हैं कर्नाटक के। यह भी आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुने। चांदा साहब नवाब बनते हैं कर्नाटक के। और अनवरुद्दीन का जो लड़का था, चूंकि भाई वो नवाब था, उसका लड़का था मोहम्मद अली। उसका लड़का था मोहम्मद अली। और मोहम्मद अली भाग कर शरण लेता है त्रिचनापल्ली में। यह भाग कर शरण लेता है त्रिचनापल्ली में। यह तो ये हुआ। फिर इधर आप देखेंगे जो हैदराबाद जो था, हैदराबाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है कि मुजफ्फर जंग जो है यहाँ पर नवाब बनता। यहाँ पर मुजफ्फर जंग जो है नवाब बनता है। अब मुजफ्फर जंग की सहायता किसने किया था? डुप्ले ने किया था। अर्थात दोनों जगह उसकी सरकार बनी, अर्थात उसके फेवर के जो है नवाब बने। एक तो मुझे वो बना कर्नाटक में मुजफ्फर जंग, और हैदराबाद में बना चांदा साहब। हैदराबाद में बना चांदा साहब। अब जब ये दोनों उसके फेवर के नवाब बन जाते हैं तो वो लोग डुप्ले को जो है वो भेंट देते हैं। डुप्ले को वो लोग भेंट देते हैं खुशी हो करके। और वो भेंट दिए थे चांदा साहब को। डुप्ले ने 80 गांव, चांदा साहब जो है, चांदा साहब ने डुप्ले को 80 गांव दिया अपने क्षेत्र का। अर्थात कहाँ का? कर्नाटक का 80 गांव जो है वो दे दिया डुप्ले को। डुप्ले जो है उन 80 गांवों की उसकी जमींदारी हो गई। वहाँ से वो राजस्व वसूलने लगा। और जो मुजफ्फर जंग था, मुजफ्फर जंग ने भी कृष्णा से कन्याकुमारी
कृष्णा से कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र था, जो एरिया थे, फर्टाइल जमीन थी, फर्टाइल लैंड जो थी, उसका गवर्नर जो है मुजफ्फरजंग ने बना दिया डुप्ले को। उसका गवर्नर मुजफ्फरजंग ने डुप्ले को बना दिया। और फिर जो है बाद में जो है वहाँ पर एक उत्तरी सरकार भी बनी, अर्थात वो जो क्षेत्र था वो चिक्कर अलूर, ये भी दक्षिण भारत के क्षेत्र थे। यहाँ पर भी एक उत्तरी सरकार के नाम से वह सरकार चलती है, क्षेत्र चलता है, वो भी फ्रांसीसी कंपनी का चलता है। यह तो आपका रहा क्या, ये रहा है आपका हैदराबाद। और जब कुछ दिनों बाद मुजफ्फरजंग की मृत्यु हो जाती है और तब उसका बेटा जो है वो नवाब बनता है और उसका नाम था सलात जंग। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इधर जो है जब ऐसा हो जाता है तो दोनों जो है उसके हिसाब के जो है गवर्नर नवाब बन जाते हैं डुप्ले के हिसाब से। तब जो मद्रास में EIC कंपनी थी, जो उसका गवर्नर था क्लाइव, वह बहुत एक चाल चलता है और उस चाल में वो सफल भी होता है। वह चलता है चाल, वह अपनी सेना की टुकड़ियों के साथ अर्थात सेना के साथ जो है वो अर्काट का घेरा करता है। अर्काट उस समय कर्नाटक की राजधानी थी और अर्काट में ही त्रिचनापल्ली था। और वहीं पर जो है जो अनवरुद्दीन था उसका पुत्र मोहम्मद अली जो भाग गया था, वहीं पर वो शरण लिया था। और जब वहीं पर शरण लिया था तो अर्काट का घेरा चारों तरफ से क्लाइव ने किया। जब क्लाइव ने चारों तरफ से अर्काट को घेर लिया था तो इधर जो है जो नवाब था चांदा साहब, यह जो है वो चलता है अंग्रेजों के घेरे को तोड़ने के लिए, अर्थात वो चलता है फ्रांसीसी कंपनी का सहयोग करने के लिए। और जब वो चलता है तो उसी बीच रास्ते में तंजौर का राजा था और उसने जो है चांदा साहब को मार गिराया। तंजौर के राजा ने चांदा साहब की हत्या कर दी और जब हत्या कर दी तो EIC सफल हुई और उसने जो है मोहम्मद अली को, जो अनवरुद्दीन का लड़का था, उसको जो है कर्नाटक का नवाब बना देते हैं। उससे जो है वो कर्नाटक का नवाब बन जाता है। चांदा साहब को मार गिरा और कर्नाटक का नवाब बन जाता है। इसमें कौन बन जाता है नवाब? उस समय नवाब बन जाता है मोहम्मद अली। और जब यह घटना हुई 1754 में, यह जब घटना हुई थी अर्काट का घेरा, तो उसी समय जो है डुप्ले को फ्रांस की कंपनी ने, फ्रांस गवर्नमेंट ने उसको वापस बुला लिया, उसको फ्रांस वापस बुला लिया और उसके स्थान पर एक नया गवर्नर उन्होंने भेजा। उस गवर्नर का नाम था गोडे ह्यू। उसका नाम था गोडे ह्यू, ध्यान से सुने, गोडे ह्यू। और यह गवर्नर आता है 1754 में, 1754 में आता है। और जब यह आ जाता है तब जो है इसके कारण जो है
वहाँ यूरोप से, फ्रांस से संदेशा आया था और उसके कारण जो है यह एक संधि करता है, उसका नाम था पांडिचेरी की संधि। उसका नाम था पांडिचेरी की संधि। आप लोग ध्यान से सुनते रहें। जब ये पांडिचेरी की संधि हो जाती है तो जो क्षेत्र EIC जीतती है वह फ्रेंच को वापस करती है, जो फ्रेंच जीतती है वो EIC को वापस करती है और यहाँ पर जो है युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर जो है आपसी टक्कर में, चूँकि साम्राज्य विस्तार करना था और इसलिए जो फ्रेंच कंपनी थी और EIC थी वो बैठे नहीं रहे और फिर थर्ड कार्नेटिक वार होता है और यह थर्ड कार्नेटिक वार 1756 से 1763 के बीच होता है और यह युद्ध 1756 से 63 के बीच, इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। और यह युद्ध जो शुरू हुआ था वो यूरोप में शुरू हुआ था। यह युद्ध जो है यूरोप में शुरू हुआ था और ऑस्ट्रिया और प्रसा के उत्तराधिकार को लेकर के, ऑस्ट्रिया और प्रसा के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध शुरू हुआ था यूरोप में और वहाँ की तलखी जो है भारत में आ जाती है। और उस समय थोड़ा सा आप ध्यान दे लें, जो ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया था फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया का पक्ष फ्रांस ने लिया और प्रसा का पक्ष लिया वो ब्रिटेन लिया। जब वहाँ पर वो पक्ष लेते हैं तो उसी के कारण यहाँ पर भी भारत में भी कार्नेटिक वार होता है और उस कार्नेटिक वार में उस समय एक और फ्रेंच कंपनी ने एक और गवर्नर को भेजा था और उस गवर्नर का नाम था काउंट डी लाली। उसका नाम था काउंट डी लाली। एक बात थोड़ा सा और आप लोग यहाँ ध्यान रखें, जब यह युद्ध हुआ था कौन सा 49 से 54 के बीच जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था, उसके बाद EIC जो है वह मद्रास से बंगाल की ओर भी आती है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जब कर्नाटक का युद्ध हुआ 1756 से 1763 के बीच, तो उस समय 1757 में आप लोग ध्यान रखें जो है प्लासी का युद्ध होता है, वह बंगाल में होता है, अर्थात EIC वहाँ पर भी अपना जो है कदम बढ़ाती है। जो काउंट डी लाली मैंने बताया यह आया था गवर्नर और इसको जो है फ्रेंच कंपनी ने, फ्रांस की सरकार ने इसको 3 बातें कही थी। इसने कहा था कि भारत के आंतरिक नरेशों के झगड़ों के बीच फ्रेंच कंपनी को नहीं पढ़ना है, फ्रेंच कंपनी को नहीं पढ़ना है और फ्रेंच कंपनी को भारत में व्यापार बढ़ाना है। और तीसरा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच कंपनी के क्षेत्र को जीत लिया है उसको वापस लेना है, फ्रेंच कंपनी को उसको वापस लेना है, वो चाहे लड़ करके चाहे किसी तरीके। इसको जब इतना सजेशन दे करके भारत भेजा गया था, तब काउंट डी लाली ने सेंट डेविड जो किला था उस पर इसने अटैक किया और सेंट डेविड किले पर अटैक करके यह जो है EIC से छीन लिया, EIC से छीन लिया। और जब मद्रास पर जो है यह आक्रमण करने वाला था काउंट डी लाली, तो
फ्रांसीसी कंपनी के अन्य सैनिक कमांडर इसका सहयोग नहीं किए। यह बाद में हैदर अली से भी सहायता लेने गया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। और इस युद्ध में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच कंपनी को पराजित किया था। और यहीं पर जो है एक युद्ध हुआ था 1760 में। इसका नाम था वांडीवास का युद्ध। और यह युद्ध जो लड़ा गया था वह काउंट डी लाली फ्रेंच कंपनी गवर्नर और अंग्रेज अधिकारी सैन्य कमांडर था आयरकूट। उसका नाम था आयरकूट। और आयरकूट और काउंट डी लाली के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जो है फ्रेंच कंपनी बुरी तरह पराजित हुई। और जब बुरी तरह पराजित हुई तब जो है एक संधि हुई, उसका नाम था पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। यह संधि हुई थी 1763 में। और इस संधि के तहत भारत में फ्रांसीसी कंपनी का व्यापारिक क्षेत्र बहुत कम हो गया। और ईस्ट इंडिया उस समझौता हुआ, उस समझौते में यह कहा गया कि फ्रेंच कंपनी केवल व्यापारिक केंद्र ही खोलेगी, वह भी दक्षिण भारत में। अन्य क्षेत्रों में भारत के उससे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। यही समझौता हुआ। और इसी के तहत जो है फ्रांसीसी कंपनी के पांव उखड़ते हैं वांडीवास युद्ध के कारण, और वह जो है असफल होती है और फिर वह जो है भारत से चली जाती है। अब थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि फ्रांसीसी कंपनी जो है वह क्यों असफल हुई। तो उसकी असफलता का पहला कारण है डुप्ले को वापस बुलाया जाना। दूसरा, फ्रांसीसी कंपनी जो थी वह सरकारी कंपनी थी, यह भी कारण था। और EIC जो है वह प्राइवेट कंपनी थी, इसलिए उसमें जो है वह पूरे वर्चस्व के साथ, ताकत के साथ भारत में लड़ती है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आज इतना ही। और जो भी बातें न समझ में आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट भी करें। धन्यवाद।